ओके, सो मैं अभी जो जेस्ट का जो आंसर की आ चुका है उसका जो मैं मुझे लगा जो सच में बहुत टफ क्वेश्चन है उनका ही मैं सोल्यूशन अभी डिस्कस करूंगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट मैं ये इस वाले प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ। ये वाला जो बताया है कि एक सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर है जिसका लाइन चार्ज डेंसिटी कुछ ये गिवन है और ये एक्स वाई प्लेन में सेंटर्ड है ओरिजिन। और व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर थीटा फाई, एज्यूम दैट आर बाई आर मच ग्रेटर देन वन। तो पहला चीज देखिए, जब ये कुछ एक्स वाई प्लेन में ऐसे है, ठीक है, और आप आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज को ला रहे हो जो कि इसके रेडियस से बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है, तो पहला चीज़ आपको दिमाग में आना चाहिए कि इसको एक डाइपोल की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्यों डाइपोल की तरफ ट्रीट किया जाएगा? देखिए, फाई यहाँ पर फाई के ऊपर डिपेंडेंसी है, राइट। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से आप फाई काउंट करना शुरू करोगे तो क्या होगा, कॉस फाई क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी दो क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है। मतलब ये वाला साइड ना, ये वाला साइड पूरा नेगेटिव होगा और ये वाला साइड ना पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि आप अगर कैलकुलेशन ना भी करो, जस्ट डायरेक्शन से ही पता लगाने की कोशिश करो। तो देखिए यहाँ पर माइनस टू प्लस होता है डायरेक्शन, तो डाइपोल का डायरेक्शन है ना वो आई हैट होगा, ठीक है, डाइपोल का डायरेक्शन आई हैट होगा। अब डाइपोल अब मिल चुका है तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, पी डॉट आर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होता है, यही तो होता है फॉर्मूला। अब आई है यहाँ पर, पी आई डायरेक्शन में है तो आर डॉट आई आपको देगा पी साइन थीटा कॉस फाई। आर डॉट आई मतलब एक्स आई हैट के डायरेक्शन में देगा, आर क्या होता है साइन थीटा कॉस फाई आई हैट, साइन थीटा साइन फाई जे हैट, ऐसा होता है ना। ये साइन थीटा कॉस फाई वाला टर्म देगा तो पक्का ये वाला टर्म होगा, ये इससे ही पता चल रहा है। बाकी टर्म आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहो तो बहुत लोग कैलकुलेट करने का ही सोचेंगे। तो इसके लिए देखिए, आप अगर यहाँ से एक ऐसा, मतलब ये जूम इन करके मैं दिखा रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ पर ऐसे जूम इन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बात कुछ ऐसा है कि इस साइड मान लीजिए प्लस है और इस साइड माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन आई हैट है। तो यहाँ पर आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए अब फाई है, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन डी क्यू, जो ये वाला चर्च जो प्लस डी क्यू है और ये वाला चर्च है माइनस डी क्यू, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए डी क्यू का वैल्यू क्या है, डी क्यू क्या है, लैम्डा आर डी फाई, राइट। अब देखिए इस डी क्यू प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू के बीच डिस्टेंस कितना है, ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना है। देखिए यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा तो आर कॉस फाई होगा, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा टू आर कॉस फाई, राइट। तो डाइपोल मोमेंट जो आपका होगा टू आर कॉस फाई जो कि डिस्टेंस है टाइम्स डी क्यू, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का रेंज में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए रेंज आपको कैसे सोचना होता है, देखिए इस वाले पोर्शन को आप कैलकुलेट कर लिए हो तो इस लाइन को, मतलब ये मान लो कि एक रॉड है, इस रॉड को आप यहाँ से, मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ से नीचे मूव करते करते जाओगे तो ये पूरा सर्कल को कवर नहीं कर लेगा, ठीक है। तो ये एक रॉड है, जिस रॉड को आप जीरो से, मतलब रॉड का लेंथ पहले जीरो था, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता बड़ा बड़ा बड़ा, फिर यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, फिर घटता गया और यहाँ पर ये फिर से जीरो हो गया। तो ये रॉड बेसिकली स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब फाई को अब यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे ना, तभी ये रॉड पूरा इस स्फीयर को कवर, मतलब इस सर्कल को कवर कर रहा है। आप मतलब 0 to 2 पाई मत करना, क्योंकि इस वाले रेंज को कवर करने से ही ये रॉड पूरा ये सर्कल को कवर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सोचना होता है। तो आप यहाँ पर बेस्ट है कि 0 to पाई करो या फिर माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू करो, कि यहाँ पर माइनस डायरेक्शन है, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन है। मतलब इस वाले रेंज को आप बस इंटीग्रेट करना है, ना कि 0 to 2 पाई, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये पूरा रॉड टू आर कॉस फाई ले चुके हो, ये लेंथ ले चुके हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, आप डी क्यू की जगह आप लैम्डा आर डी फाई लिख देना और लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट कॉस फाई लिख देना। अब इतना तो आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर फाई डी फाई क्या होता है, 0 to पाई इंटीग्रेट करते हो तो पाई बाई टू होता है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो लैम्डा नॉट आर स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है।
एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मतलब ये वाला इंटीग्रेशन आप कर सकते हो राइट। तो ये वाला पाई लैम्डा नॉट आर स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा, तो ये वाला इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। और फिर जब डायरेक्शन का पता लग जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो ये वाला थोड़ा टफ था, क्योंकि लोग यहाँ पर डाइपोल मोमेंट सोच भी लेंगे तो कैलकुलेट करने में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि थोड़ा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है ये, मतलब करते हैं लोग, करते हैं, ऐसा टफ नहीं है, बट आउट ऑफ द बॉक्स है, एग्जाम में गलतियाँ हो सकती है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए ये वाला तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि लोग पहले ही कंफ्यूज हो जाएंगे और लिखेंगे ई टू दी पावर म्यू बी बीटा म्यू बी बीटा इज इक्वल टू 1/kt प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा म्यू बी ऐसे लिखेंगे, और फिर जेड लिखेंगे, फिर सोचेंगे कि ये वाला टर्म कहाँ से आ गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए इन इंटरेक्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट से यूनिट स्ट्रेंथ है, मतलब म्यू इज इक्वल टू +1 गिवन है। ठीक है, मतलब +-1 जो भी हो, यूनिट स्ट्रेंथ है, मॉड इज इक्वल टू 1। देखिए ये सर्टेन पोजीशन इन फ्री स्पेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ प्लस प्लस जेड और माइनस जेड में ओरिएंटेशन ले सकते हैं, जैसे कि हम स्पिन हाफ पार्टिकल्स में करते हैं, या इधर प्लस जेड होगा माइनस जेड होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिस्क्रीट केस नहीं होगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस केस होगा, जो कि मतलब ऐसा है कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर अ फुल सॉलिड एंगल। और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस म्यू डॉट बी, म्यू तो 1 है, तो यहाँ पर माइनस बी, और बी म्यू डॉट बी मतलब यहाँ पर मान लीजिए बी है आपका। ठीक है, बी आपका जेड डायरेक्शन में गिवन है, ये लोग बता रहे हैं, और म्यू किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बी कॉस थीटा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ई टू दी पावर बीटा बी कॉस थीटा। और इंटीग्रेशन किस रेंज में होता है, फुल सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल क्या होता है, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, तो 2 पाई को आप मतलब अभी के लिए थोड़ा इग्नोर करो। साइन थीटा डी थीटा ये बेसिकली आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पर असल में 2 पाई भी होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो साइन थीटा डी थीटा होता है, और ये सॉलिड एंगल का रेंज क्या होता है, 0 to पाई होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब आप कर लोगे, अब आप बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि इस टर्म को आप z मान लो, तो साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, dz बाई बीटा बी। अब कुछ लग रहा है पहचाना सा। ठीक है, ई टू दी पावर जेड डी जेड। ठीक है, डी जेड, सॉरी, ई टू दी पावर जेड डी जेड बाई बीटा बी। तो इस पार्ट को आप इंटीग्रेशन करोगे, तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करोगे ना 0 to पाई, तब आप ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा बी डिवाइडेड बाई बीटा बी, ऐसा आ जाएगा, ये आपका होगा z, और टू द पावर n तो ऑलरेडी है। तो अब आप करोगे f इज इक्वल टू माइनस के डी लॉग से। ठीक है, ये वाला टर्म क्लासिकल कंट्रीब्यूशन है, नॉट वन टर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको पढ़ना होगा, किसी भी ओरिएंटेशन में रह सकता है, क्लासिकल केस है, तो ये इंटीग्रेशन करना होगा आपको। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। ठीक है, और ये तो जिसको रिजल्ट मतलब लोग कंफ्यूज हो जाता है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसको करने का। ठीक है, ठीक है, ट्रिक क्या है, इसको कहते हैं फेनमैन केलमैन ट्रिक। ठीक है, फेनमैन केलमैन, आप गूगल में सर्च करने का कर लेना, और इसका कुछ ट्रिक भी पढ़ लेना आप, या फिर चैट जीपीटी से भी आप पढ़ सकते हो। मैंने तो बीएससी में एक आईआईटी केजीपी का प्रोफेसर हमारा क्लास लिया था, मतलब वो मतलब कंडीशन में आए थे, तो उन्होंने ये सिखाया था, बीएससी के टाइम मैंने ये सीखा था, फेनमैन केलमैन ट्रिक, आईआईटी केजीपी के प्रोफेसर ने पढ़ाया था। तो केस क्या होता है, देखिए एवरेज ऑफ एज होता है ना, ये कैसे होता है ये मुझसे मत पूछना, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, बस होता है, ये ट्रिक है, हम फिजिक्स के लोग हैं, हमें इतना पता, मतलब मैथमेटिकल लॉजिक जानने की जरूरत नहीं, ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए एज क्या होता है, एज होता है आपका p² बाई 2m माइनस z² बाई 4 पाई प्लस यहाँ पर एक और टर्म रहता है एल इंटू एल प्लस 1 h² बाई 2m r², राइट। और ई क्या होता है, ई आपका होता है वही, मतलब इसका आप एवरेज ले लोगे, तो ये होता है। और यहाँ पर होता है z²बाई-8 पाई एप्सिलॉन नॉट r n, राइट, ये होता है। तो देखिए अब आप ये फेनमैन केलमैन ट्रिक कहता क्या है, कहता ये है कि डेल एच डेल ई, इज इलेक्ट्रॉन चार्ज, या फिर डेल एच डेल एल कर दो। डेल एच डेल ई ये क्या होगा आपका, डेली होगा।
मतलब आपको ई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये वाला टर्म तो कुछ नहीं देगा, ये वाला टर्म कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसको आप डेरिवेटिव करोगे ना तो जेड के रिस्पेक्ट ई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 2z e/4πε0 ये तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इनटू 1/r। देखिए 1/r का एवरेज निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन याद रहे यहाँ पर आर एन जो है ना, आर एन होता है आपका एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। मतलब यहाँ पर ई टू दी पावर 4 का टर्म आएगा, तो यहाँ पर इस चीज को जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो ध्यान रखना, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। और देखिए आप 1/r² का एवरेज कैसे निकालोगे? 1/r² का एवरेज तो आप एग्जाम में याद नहीं रह सकते, मतलब रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना बहुत मुश्किल है, तो आप इस ट्रिक से निकालोगे ना। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आप बोलो, एल के रेस्पेक्ट में कर दो। तो देखिए यहाँ पर 2l प्लस 1/2m r² तो आ जाएगा, और यहाँ पर 1/r² कॉमन आ जाएगा। और आप बोलोगे यहाँ पर तो एल नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एन स्क्वायर टर्म है ना, एन स्क्वायर है, एन इंट्रिंसिकली डिपेंडेंट ऑन एल होता है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो -2/n³ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप 1/r² भी निकाल सकते हो। तो ये आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, ये एक अच्छा ट्रिक है, फेनमैन केलमैन ट्रिक है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं करा रहा हूँ मैं। देखिए इसको लोग कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस है या माइनस है, वही एक कंफ्यूजन है, और ये बहुत लोग गलती भी किए होंगे, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखें? याद ऐसे रखें कि ये आपको पता हो ना कि एक्स पी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस है, ये तो आपको पता ही होगा। और पी क्या होता है? पी होता है माइनस, ये भी आप सबको पता है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे ये कम्यूटेशन रिलेशन आता है, ये तो आपको आता होगा ना। मतलब इसको एक फंक्शन के ऊपर आप ऑपरेट कराओगे तो एक्स पी एफ माइनस पी एक्स एफ होता है, वो होता है आई एच क्रॉस एफ। और ये कैसे होता है ये आप प्रूफ कर सकते हो, माइनस आई एच क्रॉस डेल एफ डेल एक्स माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स इंटू एक्स इंटू एफ, एक्स इंटू एफ। तो इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे तो ये आई एच क्रॉस एफ आता है, ठीक है। तो इसलिए हम एक्सपी का कम्यूटेशन आई एच क्रॉस बताते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक्सपी का कम्यूटेशन रिलेशन तो आई एच क्रॉस ही रहेगा। अब एक्स की जगह आई एच क्रॉस डेल डेल पी रखना, और यहाँ पर पी रखना, और यहाँ पर एफ रखना, तब आपको जाके आई एच क्रॉस एफ मिलेगा। अब यहाँ पर माइनस रख दोगे ना तो माइनस आई एच क्रॉस एफ आ जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि एक्सपी का कम्यूटेशन रिलेशन ऑलवेज यही होता है। तो ऐसे आपको एग्जाम में थोड़ा, मतलब आपको ये सब चीज लोग सिखा नहीं देंगे, आपको ये खुद से सोचना पड़ेगा, और एग्जाम टाइम में सोचना पड़ेगा। मतलब ये थोड़ा करना होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे सोचना था, जो कि बहुत लोगों ने गलती किया होगा पक्का, ठीक है। अच्छा ये वाला तो मतलब कुछ करने का नहीं है। अच्छा ये वाला देखिए, ये वाला मतलब ज़्यादा तो टफ नहीं था, लोग ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं था, लेकिन देख के लोग गलतियाँ कर सकती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा 2 शायद ए डाइगर था, और लैम्डा 1 स्टार ए डाइगर था, लैम्डा 2 ए था, ठीक है, 0 था। देखिए तो देखिए ये कब कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। तो पहला टर्म तो डेफिनेटली 1 है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, लैम्डा 1 डाइगर, लैम्डा 1 स्टार, लैम्डा 2 ए डाइगर ए, ये सब होता जाएगा, ए डाइगर स्क्वायर ए, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन आप अगर यहाँ पर 0 0 है, और लैम्डा टू दी पावर एन और लैम्डा डाइगर टू दी पावर एम ऐसा कुछ ले रहे हो, तो ये तभी कुछ पॉजिटिव मतलब वैल्यू देगा जब एम इज इक्वल टू एन होगा। अगर एम इज इक्वल टू एन नहीं है तो यहाँ पर तो आइदर 0 1 आ जाएगा, या फिर 0 2 आ जाएगा, या फिर 2 0 आ जाएगा, तो स्टेट एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये 0 दे देगा फिर। तो यहाँ पर वही टर्म्स कंट्रीब्यूट करेगा जहाँ पर ए डाइगर और ए दोनों हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म वही होगा, लैम्डा 1 स्टार लैम्डा 2, इसका स्क्वायर होगा ए डाइगर स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर ए डाइगर स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये वाला टर्म आपका कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि दोनों से 2 फैक्टोरियल आएगा एक्सपोनेंशियल से। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो एक्स्ट्रा एक 2 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू किड 0 किड 0 आएगा। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि ए टू दी पावर एन, सॉरी ए डाइगर टू दी पावर एन इन के 10 इज इक्वल टू सम रूट अंडर एन फैक्टोरियल, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। मतलब ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आपका रूल पता है। तो इससे जब जब देखोगे ना तो ये वाला टर्म मतलब
इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये वाला टर्म लैम्डा वन, लैम्डा वन डाइगल, लैम्डा टू, लैम्डा वन स्टार, लैम्डा टू स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, ये सब टर्म सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो इससे ये वाला आंसर आएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा मतलब इंट्यूटिवली तुरंत सोचना होगा, ठीक है। ये कंट्रीब्यूट तभी करेगा जब दोनों का पावर सेम होगा। अच्छा, ये वाला तो मुझे भी नहीं पता। ये तो पहले मुझे लग रहा था कि हर्माइट है, लेकिन ये हर्माइट तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अच्छा टफ वाला ही डिस्कस करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला भी थोड़ा मतलब लोग बहुत कुछ कैलकुलेट करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे टफ वाला आगे डिस्कस करता हूँ, फिर आपको कुछ डाउट होगा तो मैं उसका अलग से डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये था डेफिनेटली एक टफ क्वेश्चन। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ लेना और फिर मैं आपको पॉज करके पढ़ लेना, खुद से ट्राई करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका मैं आपको अब सोल्यूशन बताऊँगा। देखिए पहली बात तो ये वाला स्टेट आपको दिया है और आपको बोला है कि ये कब होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए दो स्पिन जब एक साथ रहते हैं ना तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होता है। देखिए एक होता है अप अप प्रोबेबिलिटी, ये अप अप स्टेट जिसको हम वन वन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है वन जीरो स्टेट। वन जीरो स्टेट क्या होता है, वन जीरो स्टेट सिमेट्रिक स्टेट होता है, मतलब एक अप डाउन प्लस डाउन अप, राइट। एक होता है वन सॉरी जीरो जीरो स्टेट। जीरो जीरो स्टेट एंटी सिमेट्रिक स्टेट होता है, राइट। इसको हम बोलते हैं अप डाउन माइनस डाउन अप, ठीक है। और एक होता है वन माइनस वन स्टेट जो कि दोनों डाउन डाउन होता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इससे इसमें जाना होगा। ये दोनों और ये दोनों सेम दिख रहा है ना, तो एक काम करो ना, इसको इसको इस दोनों के फॉर्म में लिख लो। मतलब अप डाउन जो स्टेट है ना वो बेसिकली आप इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दोगे टू से, तो बेसिकली आपको ऐसा मिल जाएगा। ये वाला स्टेप आपने कर लिया होगा तो फिर आपको शायद मतलब आप शायद कर लिए होंगे ये वाला क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। डाउन अप स्टेट इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, ये ही मेन स्टेप है। अगर ये आपने कर लिया होगा फिर आपने मतलब बाकी का भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हैमिल्टोनियन क्या है, हैमिल्टोनियन है सम सी एस वन डॉट एस टू। आपको पता है सी एच कट स्क्वायर बाई टू एस स्क्वायर माइनस एस वन स्क्वायर माइनस एस टू स्क्वायर होता है। अब एस इज इक्वल टू वन स्टेट के लिए क्या होता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू होता है सी एच कट स्क्वायर बाई टू, वन इंटू वन प्लस वन मतलब टू, ये होता है थ्री इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, ये होता है थ्री बाई फोर, तो इसका होता है थ्री बाई टू, टू माइनस थ्री बाई टू, सी एच कट स्क्वायर बाई फोर, राइट। ये एस इज इक्वल टू वन के लिए होता है। अच्छा अब टाइम देख लो, अब टाइम भी देख लो एक बार। टाइम आपको टू पाई बाई थ्री सी एच प्लस दिया है, ठीक है। टू पाई बाई थ्री सी एच प्लस, तो इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि बाद में हमें काम आएगा। टू पाई बाई थ्री सी एच प्लस, राइट। और यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल में आई ई टी बाई एच प्लस होता है, तो ई टी बाई एच प्लस ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक और एच प्लस आ जाएगा, तो एच कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा पाई बाई सिक्स, तो एक के लिए पाई बाई सिक्स हो गया। और एस इज इक्वल टू जीरो मतलब एच, अब जब एस इज इक्वल टू जीरो के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस क्या होता है, माइनस थ्री सी एच कट स्क्वायर बाई फोर होता है। तो इसके लिए भी आप ई टी बाई एच क्रॉस कैलकुलेट कर लो, ये शायद माइनस पाई बाई टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है एक्स्ट्रा, तो ये माइनस पाई बाई टू होगा और थ्री फैक्टर एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। देखिए अब इनिशियल स्टेट आपका क्या है, इनिशियल स्टेट आपका ये अप डाउन वाला स्टेट शायद गिवन था, ठीक है। तो इसको आप टाइम एवोल्यूशन करोगे तो इसके ऊपर ई टू द पावर आई टी बाई एच क्रॉस, ई टू द पावर आई टी बाई एच क्रॉस, ये सब फैक्टर्स बन जाएंगे। तो जब मतलब साई ऑफ टी जब कैलकुलेट कर रहे होंगे और उस पर्टिकुलर टाइम में जो आपका क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर ई टू द पावर आई पाई बाई सिक्स प्लस जीरो वन ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई टू, ऐसा आ जाएगा। तो ये शाइटी हो गया। अब क्वेश्चन में आपको इस वाले स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी बताने को बोला है, तो अब जब आप ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मैं प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो वन बाई टू यहाँ पर ई टू द पावर आई पाई बाई सिक्स होगा, आई पाई बाई सिक्स मतलब कॉस पाई बाई सिक्स रूट थ्री बाई टू,
सॉरी, ये माइनस आई वाई बाई सिक्स होगा क्योंकि माइनस आई ए टी बाई एच होगा, होता है राइट। तो यहाँ पर माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस आई बाई टू प्लस आई, ये आ जाएगा, ठीक है। तो वन बाई फोर इंटू माइनस रूट थ्री प्लस थ्री आई, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रोबेबिलिटी मतलब मॉड स्क्वायर कर दो, तो वन बाई सिक्सटीन इंटू थ्री प्लस नाइन, दैट मीन्स 12/16, दैट मीन्स 3/4। इसका परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 75%। ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अच्छा प्रॉब्लम है ये वाला। देखिए ये डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको आप देखिए, लोग मतलब कुछ तो कर लेंगे लेकिन उसके बाद प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए डी पी डी टी इज इक्वल टू एम नॉट जी गिवन है। तो यहाँ पर जो P होगा, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो T इज इक्वल टू मतलब P का जो एक्सप्रेशन होगा, तो एम नॉट जी टी, एम नॉट जी टी, और ये है गामा एम वी, राइट। तो एम एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये जी टी है, ठीक है। तो देखिए हम यूजुअली क्या लिखते हैं, वी को डी सॉरी वी को डी एक्स डी टी लिखते हैं ना। तो वी का एक्सप्रेशन निकाल लो ना यहाँ से, v square is equal to 1 minus v square by c square into g square t square, right? So v square into 1 plus g square t square by c square is equal to g square t square. तो v का यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा जी टी अंडर 1 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इसको तो आपको इंटीग्रेट करना आता है, जीरो टू टी आप इंटीग्रेट कर दोगे, तो यहाँ पर डी एक्स डी टी लिखोगे। एक्स क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे ना, तो देखिए यहाँ पर कुछ मतलब ये वाला टर्म को आप कर ही लेता हूँ एक बार, टी डी टी बाई रूट अंडर वन प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। तो जी वन प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको आप एक्स स्क्वायर मान लो। तो जी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू टू टी इज इक्वल टू टू एक्स, सॉरी टू एक्स डी एक्स, राइट। टू टू तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए टी डी टी जो है ना, यहाँ पर जी है एक, टी डी टी है सी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है एक्स, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स रह गया। तो यहाँ पर सी स्क्वायर बाई जी हो गया, और एक्स का वैल्यू था 1 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और जब आप जीरो टू टी इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि जीरो टू आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। अब यहाँ पर टी का वैल्यू लगाना, फिर आपका आंसर टू आ जाएगा। तो ये भी एक यहाँ पर मतलब ये वाला ट्रिक पार्ट ट्रिकी था, तो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स था, लोग गलतियाँ करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, और ये वाला लोग करने लायक था, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, करने लायक था। इसको लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस वाले को मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाला थोड़ा मतलब लैंग्वेज में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा मतलब नोटेशन खुद से बना लेना होगा, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये मतलब क्वेश्चन आप पढ़ लेना पहले, वीडियो पॉज करके फिर सोल्यूशन देखना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड, मतलब इसको मैं नोटेशन से लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर अफेक्टेड एंड डिटेक्टेड, इसका प्रोबेबिलिटी है 99.99%, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, फॉल्स डिटेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अफेक्टेड बट स्टिल डिटेक्टेड, नॉट अफेक्टेड बट स्टिल डिटेक्टेड, ये फॉल्स है, 0.02%। ओके, अब देखिए 1% इन 10,000 इज जनरली इन्फेक्टेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड क्या है, 1/10,000, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अफेक्टेड इसका मतलब क्या है, 9999/10,000, राइट। तो इसको आप थोड़ा क्या करो ना, लिख लो, 9999 डिवाइडेड बाई 100 है, और यहाँ पर यह है 2/100, राइट। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि समवन टेस्ट पॉजिटिव एक्चुअली इन्फेक्टेड, बेस थ्योरम लगा दो। एक्चुअली आपको बताना क्या है, वो टेस्ट पॉजिटिव मतलब डिटेक्शन हो रहा है, डिटेक्शन हो रहा है, और वो एक्चुअली इन्फेक्टेड है, एक्चुअली ही अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड अफेक्टेड जो भी बोल लो, ठीक है। तो अफेक्टेड का प्रोबेबिलिटी है ये,
और अफेक्टेड प्लस डिटेक्टेड का प्रोबेबिलिटी है ये। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 9999 बाई 10,000 इंटू 100, राइट। अच्छा, पहला टर्म तो यही लिख लो आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म तो आता ही है, ठीक है। प्लस इस वाले टर्म को भी आपको लेना होगा, नॉट अफेक्टेड स्टिल डिटेक्टेड। तो यहाँ पर 2/100 इंटू 9999/10,000। अब देखिए ये वाला 10,000 सब कैंसिल हो जाएगा, ये 9999 सब कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका बचेगा क्या, 1/3। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ये था, ठीक है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को सभी ने किया होगा, मतलब थोड़ा लेंदी था लेकिन ठीक है, करने लायक था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में मुझे सीरियस डाउट है। देखिए 1 पॉइंट, देखिए आप फिजिक्स में कई पर क्या होता है ना, जब हम लैब में डेटा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत कुछ एब्यूज ऑफ नोटेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम एब्यूज ऑफ नोटेशन बहुत बार करते हैं। फ्रिंज विड्थ को हम लिखते हैं dm प्लस 1 स्क्वायर माइनस dm स्क्वायर, ये ऐसे हम लिख देते हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये एक एब्यूज ऑफ नोटेशन है। आपका फ्रिंज विड्थ एक्चुअली मतलब ये अगर फ्रिंज है तो ये वाला डायमीटर अगर dm है और ये वाला डायमीटर dm+1 है, तो इसका डिफरेंस dm+1 माइनस dm, इसको ही एक्चुअली फ्रिंज विड्थ बोलना चाहिए। लेकिन लैब में बहुत बार हम डेटा लेने के टाइम फार्मूला वेरीफाई करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए इसको ही फ्रिंज विड्थ बोल देते हैं, जो कि एक एब्यूज ऑफ नोटेशन है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ एक्चुअली ये होना चाहिए। तो इसके लिए प्रोपोर्शनल टू डी एम स्क्वायर, डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होता है 4m लैम्डा आर बाई म्यू, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन ये डीएम स्क्वायर के लिए होता है, राइट। डीएम क्या होता है, डीएम प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर म्यू होता है। तो आपको फ्रिंज विड्थ एक्चुअली, आप क्वेश्चन के मीनिंग से चलो तो ये 1.25 स्क्वायर होना चाहिए, ना कि 1.25 होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, इसको चैलेंज करना है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से अब एक्चुअल मीनिंग लेके चलो, जो कि क्वेश्चन में बोला कि फ्रिंज सेपरेशन, ठीक है। बहुत लोग 1.25 करके ही आए होंगे, जो कि मतलब इनिशियली वैसा ही लगता है, लेकिन एक्चुअली बताऊंगा तो 1.25 स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब देख लेना, चैलेंज करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा और जहाँ पर लगा मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, वो मैंने कर दिया। बाकी आपको कुछ डाउट हो कि इस क्वेश्चन को आप करा दो, तो मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।